जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज देश में बहुजन समाज के लिए एक खतरे की घंटी दिखाई दे रही है कि आज देश में राम राज का घोषणा 22 जनवरी को हो चुका है। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा डाल दिए हैं और जगह जगह पूरे देश में दिवाली की तरह मनाया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर सभी के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, उस विश्वविद्यालय में जय श्री राम का बोर्ड लग गया है। और देश में जहाँ भी देखो राम राज की बात हो रही है। इन्हीं सब बातों से मैं हमारे दो मेहमान हैं, इनसे बारी बारी से पूछूंगा कि आखिर ये सरकार का क्या चाहता है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। मैडम, आपको जय भीम। जय भीम। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आज देश में मोदी जी के साथ जनता है या ईवीएम है? बहुत गारंटी के साथ मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मोदी जी के साथ तो क्या था, जनता जो है हमारी बहुजन समाज की है। SC ST OBCs हैं सारे बहुजन। और ईवीएम का जो घोटाला है वो मोदी जी के साथ है। आप देख लीजिए, उनका भगवान, उनका राम भी उनके साथ नहीं है, जो वो राम मंदिर आज बना रहे हैं ना, और राम का अवतार और विष्णु का अवतार। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मोदी के साथ तो जनता है या मोदी के साथ ईवीएम है? क्या है मोदी के साथ? मोदी के साथ फिलहाल तो मुझे दोनों लगता है कि मोदी जी के सितारे चमक रहे हैं और मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो हो सकता है कि हमारी जनता, राम राज्य आ चुका है, राम राज्य में और पिटना चाह रही हो और घूसे लात खाना चाह रही हो, बेरोजगारी और अशिक्षा। और जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, उस दिन की गई 22 तारीख, जिस दिन हमारी संविधान की प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया गया था, उसी दिन इन्होंने ये दिन क्यों रखा? दूसरा सवाल कि अगर मूर्तियों में ब्राह्मण जान डालेगा तो ब्राह्मण ही हुआ ना फिर सबसे बड़ा। नहीं, मेरा सवाल जो अब पूछ रहा हूँ उस पर आप उत्तर दीजिए। मेरा एक सवाल ये था, इसका मतलब जो अगर मोदी जी जीत रहे हैं तो जनता है, तभी तो वो जीत रहे हैं बार बार। जनता है और ईवीएम है, और ईवीएम में घोटाला है कि कोई भी बटन दबाओ तो वो बीजेपी को ही जाएगा। तो आप तो दोनों बात कर रहे हो, ईवीएम भी है, जनता भी है। बिल्कुल है, बटन दबाने वाली तो जनता ही है ना भाई जी। बटन तो दबेगा ही, खैर जाएगा तो। अब वो घोटाला भी है, जनता हो या ना हो, मैं कह रही हूँ ईवीएम है, और इस ईवीएम को हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। आप कंफ्यूज कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी के साथ ईवीएम है तो जनता की क्या ज़रूरत है? और जनता है तो ईवीएम चाहे बैलेट पेपर हो, मोदी को तो जीतना है। देखिए, वो तो दिखावा है लोकतंत्र का। आखिर में मोदी राज और राम राज और भाजपा राज जो चल रहा है ना, जो सब चीज़ वही है। आम आदमी पार्टी हो इसमें, चाहे बीजेपी हो, ये सब चीज़ें ईवीएम का घोटाला है। वे इलेक्ट्रॉनिक मैं आपके सवाल से संतुष्ट नहीं हुआ। सर, आप थोड़ा अपना परिचय बताएं आप। और सवाल मेरा ये रहा कि जैसे मैडम से पूछा कि मोदी जी के साथ जनता है या ईवीएम है, तो ये दोनों बोल रही हैं, तो मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारत देश के बहुजन शासकों को और बहुजन समाज के समस्त लोगों को मेरा जय भीम। अभी जो आपका सवाल है ईवीएम, ये बहुत पेचीदा मामला है और इस गुत्थी को अभी आप पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे थे। पक्ष में भी वही लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं और विपक्ष में भी वही लोग हैं। रहा तीसरा मोर्चा जो विपक्ष में क्रांति कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो है बहुजन समाज के वास्तविक नायक लोग हैं जो अपना प्रतिनिधित्व समाज को देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ईवीएम का जो षड्यंत्र है वो आम लोगों के समझ में आ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब शिकारी शिकार करता है तो शिकार करने से पहले दाने डालता है।
और वो दाने इसलिए डालता है कि इस शिकार को करने के लिए कौन कौन से लोग इस जाल में फंसेंगे और शिकार को हम आसानी से कर सकें। तो ईवीएम एक शिकारी की तरह है जो शिकार करने के लिए वह निरंतर प्रयास कर रहा है, और केवल प्रयास ही नहीं बल्कि वह प्रयास की पूरी सीमाओं को वो लांघ करके भारत देश के बहुजनों का कत्लेआम किया जा रहा है। सर मेरा सवाल जो अभी वही पढ़ा गया है, मेरा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मेरा उत्तर आपसे सवाल यही है कि मोदी जी के साथ जनता है या ईवीएम के बल पर जीते। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ईवीएम से जीत रहे हैं, लेकिन जनता मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता है। तो चाहे मैं बैलेट से पेपर से लड़ूं या ईवीएम से लड़ूं, जीत तो हमारी है। तो आपके ओपिनियन में जानना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जी के साथ वाकई में जनता है या ईवीएम के बल पे जीतते हैं? देखिए, मोदी के साथ ना तो जनता है और ईवीएम, जनता तो मोदी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल ईवीएम के साथ और मोदी के साथ ब्राह्मण है। ये सारा जो खेल रचा जा रहा है ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, केवल आप ब्राह्मणों के मुंह से सुनेंगे कि हमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि मुझे ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है। वो बिल्कुल मूक बधिर है, बिल्कुल गूंगा बना हुआ है, क्योंकि वो मलाई का जो रस है वो हमारे शासकों से वो रस छीन करके उसका आनंद ले रहे हैं। उस राज सत्ता में वह काबिज़ रह करके बहुजनों का बहुत आसानी से कत्लेआम कर रहे हैं, और ईवीएम की बदौलत ही यह सरकार स्थापित है, और ईवीएम की बदौलत ही हमारे हक अधिकार आधुनिक युग में छीने जा रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के कितने प्रतिनिधित्व करने वाले जाबाज साथी हैं जो सामाजिक काम करते हैं, राजनीतिक भी काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का दौर आता है, चुनाव में वे खड़े भी होते हैं, लेकिन उनके वोटों को लूट लिया जाता है ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम एक ऐसा जालसाजी षड्यंत्र है कि उस जाल में फंसे हुए जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या होता है। आत्मविश्वास खोता जा रहा है, और बहुत से ऐसे बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई भी लड़ी। जब फल खाने की बारी आई कि समाज को इस चुनाव के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे, संसद में जा कर के नियम कानून अगर गलत बन रहे हैं उन नियम कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन से अपने लोगों के हक अधिकार को रोका जा सकता है। तो सर मेरा अभी भी सवाल रह गया है कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम से मोदी जी जीत रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं है। नहीं, उनके साथ यदि जनता होती, आज पूरे भारत देश में ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव कराओ। जी अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह चुनाव आयोग ने ईवीएम भेज रखा है। जब से वहाँ से आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ, जगह जगह ईवीएम जा रहा है। लोगों से करें कि आप देखो ये वोट डालो, आपके सामने ये वोट डालोगे तो यही पड़ेगा। वो जगह जगह दिखा रहे हैं कि हमारा ईवीएम सही है। तो आप क्या मानते हैं इस पे? देखिए, इसमें हम दो बातें आपको कहना चाहेंगे कि जब कोई चोर चोरी करता है, जब कोई चोर चोरी करता है, जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वह अपनी चोरी को छुपाने के लिए तरह तरह से वह अपने आप को यह साबित करने के लिए प्रयास करता है कि हम चोर नहीं हैं। आज वही चुनाव आयोग एक शब्द है, एक संस्था है। चुनाव आयोग के छत के नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कौन है? शासन के अधीन व्यक्ति हैं। उस संस्था में, चुनाव आयोग में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह सरकार के द्वारा स्थापित हुए हैं सरकारी नौकर हैं। तो जो मालिक कहता है, मालिक की खुश करने के लिए गली गली अफवाह फैला रहे हैं, अपवाद के घेरे में रख रहे हैं कि नहीं जी, हम तो ये देखो, जब चुनाव आयोग के सामने
कई प्रतिनिधित्व करने वाले बहुजन समाज के लोगों ने यह प्रयास किया मिलने का, तो चुनाव आयोग चूँकि एक बहुत बड़ा आयोग है और लोकतंत्र की आधारशिला वहाँ से निर्धारित होती है, तो चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से मिलने से क्यों कतराया जा रहा है? तो यहाँ पर शक जाहिर होता है। जी, पूरा का पूरा शक चुनाव आयोग पर जाता है। यदि जनता आपसे सवाल करती है, जैसे मान लो आप ज़िले के मुखिया हैं, कलेक्टर हैं, तो आप जनता के नौकर हैं। तो जनता यदि आपसे मिलने के लिए आ रही है, अपनी फरियाद लेके आ रही है कि कलेक्टर साहब हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि आप ज़िले के मुखिया हैं। ठीक उसी तरह से पूरे भारत देश का चुनाव आयोग जो दिल्ली में स्थापित है, ये भारत देश के किसी भी कोने से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्य करने वाला व्यक्ति सवाल यदि करने आता है, आपसे मिलने के लिए आता है, आपका नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि आप उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से आप मिलें। लेकिन आप मिलने की बजाय आप षड्यंत्र कर रहे हो। अभी तक तो आप दावा कर रहे थे कि मेरी ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। अभी उदाहरण के लिए जैसे केजरीवाल जी ने विधानसभा में डेमो दिखाया, फिर दूसरी घटना हुई एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने, भानु प्रताप जी ने लाइव डेमो दिखाया। उस डेमो से जो इनके षड्यंत्र का पर्दा था, वह पर्दा खुल गया। पर्दा क्या था? ईवीएम में लगी हुई जो काली पट्टी थी, काली जो पट्टी थी, यानी काली जो इन्होंने शीशा लगा रखा था। अब बहुत ही चतुराई से, बहुत ही षड्यंत्र से इन्होंने आम नागरिकों के लिए कि देखो जी, आपने बैलेट पेपर ईवीएम में आपने बटन दबाया, ये देखो आपका चिन्ह तो दिख रहा है, लेकिन वो विदिन सेकंड वो चिन्ह कहीं परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग कह रहे हैं कि हम आपको चुनाव चिन्ह तो दिखा रहे हैं कि हमने एक वोट दिया और पर्ची में ए आ गया, तो वोट आपका बॉक्स में गिरा, वोट तो आप दे दिए, तो फिर कहाँ हेरा फेरी कर रहे चुनाव आयोग? देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये षड्यंत्र है। यदि लोकतंत्र की बात की जाए, तो यदि जैसे आप जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किए हो, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा वोट गया? यदि गया तो आप मुझे स्लिप दो। स्लिप तो निकलता है ना। स्लिप हमें प्राप्त नहीं होती ना, वो स्लिप आपको तो दिखाते हैं ना। दिखाने से कुछ नहीं होता, सबूत होता है ना। वो सबूत मेरी आंखों के सामने आए, अपने हाथों से उसे अगर मैं करूँ, आप देख रहे हो, वो सबूत नहीं आपके हाथ में है, तो वही सबूत होगा। नहीं, कानून, नियम, संविधान सबूत मांगता है। मान लो हमने कहा ये जी देखो चांद आया हुआ है, देख लो, पकड़ लो, लेकिन दिखा नहीं, पकड़ भी नहीं पाए। जब आपसे पुलिस सवाल करेगी या कानून के दायरे में आप आएंगे, तो आपके पास क्या है? जवान है ना, ये जुबान है, जुबान का क्या है? लेकिन सबूत है आपके पास। वहाँ पर एक बॉक्स हो, जो आपकी पर्ची आए वो बॉक्स वहाँ डाल दिया जाए और वही पर्ची की काउंट वहाँ पर हो। कहने का मतलब आप उस पर भरोसा नहीं है जो आपको दिखा रहा पर्ची और आपके सामने गिरा, उस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस ईवीएम के खेल में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आम जन विश्वास नहीं कर पाती है। क्योंकि सामाजिक काम करने वाला आदमी, राजनीतिक काम करने वाला आदमी इनके षड्यंत्र को पहचानता है। अभी जब ये मध्य प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ, तो विगत मैं 10-15 दिन तक ये सोचता रहा कि आखिर चुनाव आयोग इस तरह का जो षड्यंत्र खेल रहा है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, केवल देश में ब्राह्मण ही है जो जीते, जिसका कोई कार्य ठीक नहीं है। सर, आपने यहाँ ब्राह्मण एंगल कैसे ला दिया? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, सभी जात बिरादरी को करता है, अब इसमें ब्राह्मण एंगल कहाँ से आप ला दिए? देखिए, ब्राह्मण शब्द का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी ब्राह्मणी षड्यंत्र है, ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए। नहीं, आप कहने का मतलब, अब मैं आपकी बात समझ गया। जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र है। देखिए, ब्राह्मण जो सारा खेल खेल रहा है ब्राह्मणों के अस्तित्व को बचाने के लिए। ना उनको ठाकुरों से कोई मतलब है, ना बनियों से कोई मतलब है,
ना चमारों से मतलब है, न कुर्मियों से, न काशियों से, न मुसलमानों से। उनको मोहब्बत केवल और मोहब्बत है कि वह ब्राह्मणत्व को स्थापित करने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए, सारा खेल जो चल रहा है ब्राह्मणत्व सरकार बनाने के लिए और मनुस्मृति को निरंतर वह लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो नेहा जी, आप अपने बात से स्टैंड आप क्लियर करें कि आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ जनता भी है, ईवीएम भी है, तो एक क्लियर करिए कि आप मोदी के साथ जनता है या ईवीएम है। मैंने कहा ना, मोदी जी के साथ जनता हो या ना हो, ईवीएम है, ईवीएम में घोटाला है, जैसे कि सर ने बताया। ये क्लियर नहीं, ये सेकंड जो कि चिन्ह तो दिखाई देगा, लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगी और यही उनकी सत्ता का राज है, जो हम बहुजनों को भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जो काशीराम जी ने कहा था कि हमें बैलेट और बुलेट दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए, लठ और हमारा डंडा और झंडा मजबूत रहना चाहिए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमने जो सिखाए, जो काशीराम जी की पार्टी होते हैं, उनके जो हम हैं कि हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत रहे और बैलेट और बुलेट दोनों से हमें तैयार रहना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा वो ठीक है, अगर ये ईवीएम भी लाए। नहीं, मेरा सवाल क्लियर पहले करो, मोदी के साथ जनता है या ईवीएम है, इस पे हाँ या ना में बोलिए ना। मोदी जी के साथ चाहे जनता हो चाहे ईवीएम हो, लेकिन हम तो नहीं है साथ, हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। नहीं नहीं, वो ये क्लियर, मैं ये सवाल जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मेरा सर्वे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मोदी के लोग कह रहे हैं कि मोदी के साथ जनता है, आप करो ईवीएम है, इसमें आप क्लियर करिए। अब मोदी जी के साथ मैंने क्या बोला आपको, फिर वही बात है, जब मैं आपको बोल रही हूँ चाहे राम हो, चाहे जनता हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे SC ST OBC हो, जब सरकार आ गई, राम राज्य आ गया और आगे भी दावा कर रहे हैं 24 में मैं आऊँगा, मैं अगली बार आऊँगा, अब की बार 400 पार, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? जब तक सत्ता नहीं आएगी, जब तक हमारे समाज के नेता नहीं है, लीडर्स नहीं है और एडवोकेट्स नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप और हम क्या कर लेंगे डिबेट करके? बताओ आप, ये डिबेट क्या कर लेगा जब तक काम ही नहीं होगा क्षेत्रों में? मैं तो सर्वे कर रहा हूँ कि जनता मोदी के साथ है, तभी तो मोदी जी जीत रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप क्लियर नहीं कर पा रही हैं। अगला सवाल मेरा है कि जनता का मुद्दा क्या है, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, व्यापार या राम मंदिर? ये सबसे बड़ा मुद्दा था धर्म, ठीक है। अगर इन्हें धर्म बचाना था ना, बहुजनों को और हिंदुओं को और ब्राह्मणवाद, अगर लगता है कि यहाँ ब्राह्मणवाद में हम सुरक्षित हैं, तो देखिए राम मंदिर बन चुका है, राम राज्य आ चुका है, ब्राह्मणवाद सत्ता में बैठ चुका है। आगे के अपने मुद्दों की बात कीजिए, शिक्षा हो, रोजगार हो, महिला सुरक्षा हो, हमारी नौकरियाँ। अरे आप तो एक पार्टी के रहनुमा है, पार्टी के वो काम करती हैं, आप घुलमुल बात क्यों कर रही हैं? आप क्लियर करिए ना कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे, देखिए एक समय होता है, हम जब इतना कर लेंगे तो हम और बता पाएंगे आपको कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो विपक्ष पे हम करें कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, केजरीवाल भी जो आप देख रहे हो वो कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा, इलेक्ट्रिक बसेज आ गई, मेट्रो आ गई और स्कूल्स बना दिए। अभी देखिए उन्हीं के राजेंद्र पाल गौतम जी का एक वीडियो है, बंद कमरे में उन्होंने बताया कि जो ये सुभाष चंद्र, जो ये नेताजी सुभाष जो कॉलेज खुले हैं, इसमें पहली बात तो एंट्रेंस ही इतना महंगा है, फिर फीस इतनी महंगी है, तो सारी पोल जो खुल रही है ना कि 20 लाख रुपए तो उसमें खर्चा आ जाएगा सिर्फ डिग्री का, बाकी नौकरी और कुछ तो बाद की बात है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी भी धीरे धीरे खुल रहे हैं और दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसका भी पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ विनय मिश्रा जो है उसका विधायक, या हर विधायक, मैं बोल रही हूँ हर क्षेत्र में आप जाके देखो। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, घुमा रही हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय पे धरना पे बैठी है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो जहाँ बैठी है तो वो बता रहे कि 22 तारीख को वहाँ पर भगवाकरण कर दिया गया और जहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा था वहाँ जय श्री राम लिख दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र में विश्वविद्यालय सभी का होता है, तो क्या राम राज्य में यही होगा कि लोकतंत्र गायब? देखिए, आपको रामराज का मतलब क्या समझते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि इन्होंने इस शब्द को इतना प्रचारित किया है कि राम राज्य,
ठीक है। राज्य यानी उस जमाने में रामराज तो भी बात जहाँ पर शंभू का गला काट दिया था पढ़ने के लिए, वही रामराज। हाँ, अब आप सही सवाल किए हैं। राम राज्य का मतलब यही है कि जब उस टाइम शंभुक ऋषि जो ओबीसी समाज के थे, बहुजन समाज के अनपढ़ लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जवान बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए जब निरंतर प्रयास कर रहे थे, यही राम के माध्यम से, यही ब्राह्मणत्व के लोग ब्राह्मण को बचाने के लिए, जब एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, यह प्राकृतिक आपदा है, या तो बीमारी से मर गया होगा, या तो कोई खाने पीने की कमी रही होगी, या कोई जानवर काट लिया होगा या खा लिया होगा। तो उसमें शंभुक ऋषि का क्या दोष है कि वो मर गया? तो कोई शूद्र यदि तप कर रहा है तो उस बच्चे का मरने का शंभुक ऋषि से क्या लेना देना है? लेकिन चूंकि राम के माध्यम से शंभुक ऋषि की हत्या कराना ब्राह्मणों का उद्देश्य था, तो वो युग प्राचीन टाइम का और आज आधुनिक युग रूप बदला है, लेकिन अंदर तहखाने में आप देखो, जैसा मैडम ने भी बताया, जितने भी संस्थान हैं, हर संस्थान के अंदर ब्राह्मण बहुजन समाज के लड़के लड़कियों का कत्लेआम कर रहा है। चाहे वो परसेंटेज का मामला हो, चाहे वो सेशनल और प्रैक्टिकल का मामला हो, और थियरी का मामला हो। तो ये है, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे आपकी आवाज़ हो, आपका कौशल हो, हर चीज़ को दबाने का ही कार्य है जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये राज आ गया है। यह राज्य, राम तो एक आड़ है, असली खेल तो ब्राह्मण खेल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणत्व को जिंदा रखना है। ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि ब्राह्मण कभी भी सामने आया नहीं है, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है, क्योंकि वो कायर पहले भी थे, आज भी कायर हैं और रहेंगे। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जो विश्वविद्यालय है वो सभी जाति धर्मों का है, तो क्या एक विशेष जाति धर्म के लिए जय श्री राम लिखवा देना ये लोकतंत्र में सही है? यह लोकतंत्र की कत्लेआम है, और संविधान ने आपको जो आज़ादी दिया है बोलने की, कहने की, लिखने की, वो सारी आज़ादी छीन ली जा रही है इस कट्टरपंथी सरकार के द्वारा। इसीलिए जो ईवीएम है, ईवीएम जब तक रहेगी यह सरकार बनती रहेगी और बहुजनों का कत्लेआम होता रहेगा। इसलिए ईवीएम हटाओ, मतपत्र लाओ, यही बहुजनों के लिए एक संदेश है और मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि बलिदानी दिए बिना ये सरकार हटने वाली नहीं है, ईवीएम हटने वाली नहीं है। इसलिए हमें ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन निरंतर जारी रखना पड़ेगा। नेहा जी, आप तो वहाँ रितु जी के धरने में जब से बैठी हैं, धरने पे तब से वहाँ पे बैठी हैं, तो आपने क्या देखा? अब तो उस विश्वविद्यालय को भगवाकरण कर दिया गया है, जबकि सभी जात धर्म का वही विश्वविद्यालय है, तो अब लड़ाई कैसे आप लड़ोगे? देखिए, मैं शुरू के दिन से ही डॉक्टर रितु के साथ हूँ, और कल भी आपने देखा कि कल भी मैं वहाँ थी जब वो जय श्री राम की जगह हमने तिरंगा अपना लहराया था। अच्छा। और ये यूनिवर्सिटी सबकी है, हर विचारधारा की है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। वहाँ बुद्धिज़्म भी पढ़ाया जाता है और क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जानी चाहिए, इस्लाम, सब चीज़ होनी चाहिए, और यही विश्वविद्यालय अच्छा, कहते हैं। एक थोड़ा सा आपका क्रॉस सवाल थोड़ा रोक दे रहा हूँ। आपको हिम्मत कहाँ से आता है कि आप एक महिला हो करके, और जो वहाँ पर देख रहे हो वहाँ पर इतना सारे पुलिस हैं, लेकिन आप महिला होकर कैसे हिम्मत कहाँ से आती है कि अब मैं देख रहा हूँ वहाँ डटी रहती हैं? देखिए, हिम्मत मुझे अपने लोगों को देख कर आती है कि मेरा दबा कुचला समाज जब वहाँ जाता है, मेरे ऐसे प्रोफेसर जो समाज की अमृतसर पंजाब से पढ़ के लिख के यहाँ इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी, और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन जी, हमारे और समाज जितने भी, कि वो जब बोल सकते हैं तो हम बोल भी क्यों नहीं सकते हैं, उनके साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मेरे में हिम्मत उनकी वजह से आती है। और बाबा साहेब का जो कर्ज है, जो हमारे महापुरुष है, फूले जी, सावित्रीबाई फूले, जो हमारी, और मैं सबके नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं दीदी निर्देश है हमारी, निर्देश सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बहन जी पाखंडवाद से निकालने का। शायद वो कोई महिला भी नहीं कर रही है इस समय में, कि हमारे समाज की महिलाएं पूजा पाठ में पाखंडवाद में इतनी घुस जाती हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाती हैं।
और वो उस पाखंडवाद में घुस जाती हैं, जिससे हमारे परिवार, उसका मायका हो, ससुराल और समाज सब बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें शिक्षा की ओर जाना चाहिए और पाखंडवाद से निकलना चाहिए। और ऐसी जो शिक्षित महिलाएं जैसे प्रोफेसर ऋतु हैं हमारी और बहनें, सबका मैं सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इन्हीं की तरह काम करूँ। इसलिए मैं इनके साथ खड़ी रहती हूँ, इनके हर चीज़ में मैं इनके साथ हमेशा साथ रहूँगी। अच्छा, आप तो वहाँ जाती रहती हैं, आपके पास इतना हिम्मत आया है, और जो हमारे बहनें देख रही हैं आपको, सुनती हैं और रीति जी की भी सुनती हैं, तो अगर नहीं आ रही हैं तो उनके अंदर कमी है कि वो जो पुरुष वर्ग है उनको हिम्मत नहीं दे रहा है वहाँ आने के लिए। देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि एक जात पर अत्याचार होता है तो दूसरी ओर जात तमाशा देखती है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत है। तो इस तमाशा देखने को अगर छोड़कर उसके साथ खड़े हो जाएं तो वो अच्छा है। संगठित, आज वो सिख समाज से आती हैं, सिख समाज इतना संगठित है कि उनको तैयार किया है उनके परिवार। हमारा बहुजन समाज, बाबा साहेब का परिवार इतना पढ़ा लिखा था। मैंने उस दिन भी कहा कि बाबा साहेब के परिवार वालों की गलती थी या फूले साहब के या माता सावित्रीबाई फूले की गलती थी या उनके ऋतु सिंह के परिवार की गलती है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार की गलती है, या हमारे परिवार की गलती है कि हम इतने पढ़ लिख लिए कि आज हम बोल नहीं पा रहे हैं इस अव्यवस्था के खिलाफ। एक तो होता है कि अव्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम अव्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले हैं और हम इसी को ही आगे बनाए रखेंगे। और आने वाले समय में जितना हो सकेगा अपने समाज की महिलाओं को जागरूक करेंगे, जोड़ेंगे, और सत्ता के लिए भी कोशिश रहेगी जब तक जीवन है कि हमारी सत्ता आए। बहुजनों की सत्ता तो आपको भी पता है कि इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी संख्या भी कम नहीं है, इसलिए जागरूक और शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे जी लिए। सर, लास्ट सवाल सर आपसे रहेगा कि मानवर काशीराम कहते थे कि नहीं चाहिए हमको राम, हमको चाहिए काशीराम। तो वो तर्क देते थे कि हमारे लोग जो हैं उनको राम नाम जटने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आगे पीछे राम है। शालिक राम, राम जीवन, काशी राम, राम विलास, ये सारे हमारे पास राम ऑलरेडी है। तो असली राम भक्त तो हमारे लोग हैं, राम नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके लोग जैसे मोदी, शाह, अडवाणी, इनके आगे पीछे राम नहीं है और इसलिए राम राम कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी एक संत है राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा कि जो राम नाम नहीं जपेगा वो नीच है, चमार है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राम भद्राचार्य का ये जो स्टेटमेंट आया, ये कोई नई बात नहीं है। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि भारत देश में आज से नहीं, जब से हमारे महापुरुषों की शासन सत्ता छीनी गई, ब्राह्मणों के द्वारा, पुष्य शुंग मित्र के द्वारा जब इस देश में शासन किया गया और इनके तथागतित जितने भी शंकराचार्य बने हैं, वो बहुजनों को, ख़ास तौर पे चमारों को, पासियों को, वाल्मीकियों को, कुर्मियों को, काछियों को या बहुजन समाज में जो भी, इनको हमेशा से ही वो लोग नीच, अछूत, दबे कुचले कहते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब भद्राचार्य ने अभी आधुनिक युग में, वर्तमान में इसलिए भी कहा क्योंकि उनकी सरकार स्थापित है, वो राम मोदी जी के असली दोस्त हैं। हाँ, ये एक सवाल है कि किसी संत का, मुनि का समाज के खिलाफ बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है। शासन सरकार यदि चाहे तो कोई संत मुनि समाज के रह रहे लोगों के प्रति इतनी द्वेष भावना, घृणा भावना, जाति भावना से बोल सकता है? 1 मिनट के अंदर सरकार उसे फांसी दे दे। लेकिन चूंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन्होंने, आज चमार बोल रहा है, कल काछी बोलेगा, कल कुर्मी बोलेगा, कल तेली, गररिया, पासी और बढ़ई लोहार बोलेगा, मुसलमान बोलेगा, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बारी बारी से सबको मार रहे हैं, क्योंकि इनका चाल है, षड्यंत्र है कि समस्त बहुजन समाज को मत मारो एक साथ, एक एक करके मारो। पहले चमार पर अटैक करो, फिर कुर्मी पर करो, फिर काछी पर करो, फिर मुसलमान पर करो, फिर लोहार बढ़ई पर करो, फिर कुम्हार पर करो। तो ये इनका षड्यंत्र सदियों से चला आ रहा है। रहा अभी आपने कांसीराम साहब का जो आपने सवाल किया,
कांसीराम का जो दर्शन था समाज के प्रति वो बहुत गहरा था, और इतना गहरा था कि वह इस नंगे, पिछड़े, दबे कुचले समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे। और हुक्मरान उन्होंने अपने जीवन काल में बनाया भी। जिस इंसान ने, जिस इन वनवादी व्यवस्था वाली सरकारों ने कहा कि वोट की कीमत क्या होती है, हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, कांसीराम ने केंद्र की सरकार एक वोट से गिरा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि भाई एक वोट और एक नोट की क्या ताकत है, ये हमने दिखा दिया। तो ये कांसीराम का दर्शन था। तो अब ये सरकार जो वर्तमान की है या पूर्व की सरकार रही है, ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जैसे आप देखेंगे, एक फिल्म शोले है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और कादर खान। उस सिक्के के पहलू दोनों तरफ एक ही था, लेकिन ना ही वो देख पाया था ना ही ये। सिक्के उछालता है लेकिन हेड और टेल का मामला ही नहीं था, हेड ही पड़ता था। तो ये विपक्ष में जो तथाकथित आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने क्या रोड में कभी आंदोलन किया ईवीएम के खिलाफ? नहीं किया। क्योंकि जो सरकार खुद ईवीएम लाई हो, और कोई भी माँ ये चाहेगी कि उसकी औलाद मर जाए? ईवीएम को तो लाने वाली कांग्रेस है ना, ईवीएम को पैदा करने वाली कांग्रेस है, जनसंघ को पैदा करने वाली कांग्रेस है, बीजेपी को पैदा करने वाली कांग्रेस है, आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस है। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि उसकी औलाद मर जाए? चाहेगी? वो नहीं चाहेगी। उनका तो इंटरनल सेटलमेंट है कि मेजॉरिटी में तू आना, बाकी कुछ सीटें हम 80 ले लेंगे, 200 ले लेंगे, बाकी मेजॉरिटी में तुम रहना, बाकी तीसरा पक्ष कोई आना नहीं चाहिए। तो इसका आप सीधा सा यही मतलब निकला कि आज पक्ष में अगर बीजेपी है तो विपक्ष में कोई नहीं, जीरो इस समय। अगर सही माने में विपक्ष कांग्रेस लड़ती तो आज मोदी इतना हावी नहीं होते और जनता की आवाज़ जरूर उठाई जाती। तो आप सर लास्ट में अपना परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर प्रभुनाथ साकेत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रीवा मध्य प्रदेश। जी, रीवा। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप? हाँ, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक। जी जी। तो साथियों, आप इनके विचार से, और हमारे ये नेहा सिंह हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ी हैं, तो आप इन दोनों के विचार से आप कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका छोटा से छोटा सहयोग हमें मजबूत करेगा और हमारी पत्रकारिता और निष्पक्ष बनाने में बहुत बड़ा आपका योगदान रहेगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।